नमस्कार। न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने न्यायालय कक्षों के लिए किया भूमि पूजन। सुंदूर स्थित ग्रामीण लोगों को न्याय मिलने में होगी सुविधा। न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश जनपद बलिया जनपद में चतुर्थ कक्षीय न्यायालय भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पांड्या प्रशासनिक न्यायाधीश बलिया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कर कमलों द्वारा किया गया। इस न्यायालय कक्ष के अधीन बंदी गृह, अधिवक्तागण के बैठने का स्थान, जलपान गृह, पार्किंग और शौचालय की व्यवस्था होगी। माननीय न्यायमूर्ति श्री पांड्या ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बलिया के संतों ने बलिया की धरती को अमरत्व प्रदान किया है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और चित्तू पांडे को याद किया तथा हिंदी जगत के हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमरकांत जैसे विद्वानों को याद करते हुए बताया कि यह धरती विद्वान लोगों से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ न्याय कक्षों के भूमि पूजन के लिए इकट्ठा हुए हैं। भविष्य में लोगों को न्याय कक्षों से अत्यंत सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि समता के साथ न्याय तभी मिलेगा जब सुदूर स्थित ग्रामीण लोगों की भी न्यायालय पहुँचने में आसानी होगी। उन्होंने उपस्थित अधिवक्तागणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष अवस्थापना उप समिति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने किया। अनुभवा राय ने न्यायमूर्ति के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किए। मंच पर AP सिंह परियोजना प्रबंधक AAD आजमगढ़, दिनेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष, आयोजन समिति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया तथा जितेंद्र कुमार पांडे जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलिया उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त बैठक में जनपद न्यायालय के सभी न्यायाधीश और अधिवक्तागण उपस्थित थे। वहीं समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा हमारे संविधान की मौलिक विशेषता। हमारे संविधान में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं। पूर्व सांसद माकपा पुलिस ब्यूरो सदस्य सुभाषनी अली ने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ के अपने जुझारू संघर्ष और विद्रोह के तेवर को हमेशा कायम रखा है। वे यहाँ के टाउन हॉल बापू भवन में बाबू नंदन राय मेमोरियल एवं वाचनालय उजियार घाट द्वारा प्रायोजित भारत के लोकतंत्र और भाईचारे को बहुसंख्यवाद की चुनौती और खतरे विषयक सेमिनार में अपना विचार व्यक्त कर रही थी। कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ने मिलकर संघर्ष किया तो हम आज़ादी हासिल हुई है। कहा कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष से हमारा संविधान निकला, जिसको देश की जनता ने स्वयं को अर्पित किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा हमारे संविधान की मौलिक विशेषता है। हमारे संविधान में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है और आज की सत्ता नफरत को ही हथियार बना करके देश की संपदा को अपने दो साथियों अडानी अंबानी को सौंप रही है, जिसका जीता जागता नमूना देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अडानी अंबानी की संपत्ति है। उन्होंने पूंजीवाद व्यवस्था और दौलत की बढ़ती भूमिका ने हमारे लोकतंत्र को और कमजोर किया। वर्तमान समय में सरकार चलाने वाले लोगों के दिमाग को हैक कर लिया है। नफरत को हिंसात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेश राय, प्रोफेसर सुमित कौशिक के अलावा सेमिनार में सपा के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी ने दूरभाष के माध्यम से कहा कि बहुसंख्यवाद की चुनौती कोई नई नहीं है, बल्कि आज अपने विभस्त रूप में सामने आ रही है। सत्ता की बुलडोजर संस्कृति और संख्याओं पर बढ़ने हमले का राजनीतिक संरक्षण उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। सेमिनार का शुभारंभ काम रामकृष्ण यादव ने कामरेड बाबू नंदन राय के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालकर किया। अध्यक्षता कामरेड सुभाष चंद्र सिंह और संचालन कामरेड प्रेमनाथ राय ने किया। इस अवसर पर विशेष सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसको सफल बनाने में रामजी अमान यादव, रघुवंश, सिराज अजीत, प्रमोद, रवि श्रीवास्तव, लक्ष्मण गुप्ता, HN कुरील, एडवोकेट देवेंद्र राय, यशपाल सिंह, हर्ष कुमार, डॉक्टर M इलियास, विजेंद्र पासवान, डॉक्टर हैदर अली आदि मौजूद रहे। वहीं सुभाषनी अली सदस्य पुलिस ब्यूरो ने कहा कि और सेमिनार है लेफ्ट का क्या है, बताइएगा मामला कैसे। आज ये सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है कि हमारा प्रजातंत्र और हमारे तमाम अभिव्यक्ति के विचार इनके ऊपर बहुसंख्यवाद का एक बहुत ज़बरदस्त हमला है। अब ये समझने की बात है, हम लोग सब देख रहे हैं कि नफ़रत इतनी ज़्यादा फैलाई जा रही है, नफ़रत इतनी बढ़ाई जा रही है, अल्पसंख्यकों पर तमाम हमले भी हो रहे हैं। ये सब रोज़ का मामला हो गया है। आज समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ये नफरत अपने आप नहीं बढ़ रही है, ये जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है और सरकार में बैठे हुए लोग इसको बढ़ा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानबूझ करके, ताकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके पीछे बिल्कुल लामबंद हो जाए
और उनकी तमाम गलत नीतियों का भी या तो समर्थन करे या फिर मूक दर्शक बन करके से देखता है। तो ये उनका मकसद है इस नफरत को फैलाने के पीछे। वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे इस देश में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो बेरोजगारी है, उसको कम करने के बजाय उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जब लोग बिल्कुल चुपचाप मुंह बंद करके काम करेंगे, उनके कोई अधिकार नहीं रहेंगे और सारा हमारे देश का संसाधन, देश की दौलत 2-3 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में चली जाएगी। ये उनका मकसद है, जिसकी वजह से आज ये नफरत फैलाई जा रही है। इसको हमें समझना है और जवाब ये देना है कि बहुसंख्यक समाज उनकी इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा, इस साजिश को नाकाम करने के लिए खड़ा। मैम, हर सरकार का अपना एजेंडा होता है, आपकी भी सरकार आप सहयोगी रही कई सरकारों में, तो आपका भी अपना एजेंडा रहा है होगा उस वक्त तो। लेकिन उस वक्त भी देखा गया कि सच्चर कमेटी लागू करानी थी, श्री कृष्ण आयोग का लागू कराना था, आप लोग नहीं लागू करा पाए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस हिसाब से आपने बताया कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और नफरत फैलाई जा रही है, तो नफरत से तो नफरत करना चाहिए, नफरत से नफरत करना चाहिए। तो आखिर ये नफरत नहीं तो है नहीं, काफ़ी पुरानी चली आ रही नफरत, जो नफरत आज आग बन के वही आप बातों को समझना नहीं चाह रहे। आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जैसे कि पिछले 5 साल में कुछ बदला ना हो। इससे लिंचिंग क्या पहले होती थी? इस तरह का मीडिया क्या पहले होता था जो 24 घंटे इन्हीं बातों को दिखाता है, जो नफरत फैलाता है? ये हमको नई परिस्थितियों को देखना है और इन नई परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमको ये कहना चाहिए कि नहीं केवल नफरत के खिलाफ हमको लड़ना है। नहीं, नफरत कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, ये हमको समझना है। हमारा ये कहना है कि नफरत फैलाने के पीछे एक मकसद है। एक ये मकसद है कि अधिकारों को छीन करके, चाहे वो मजदूरों के अधिकार हों, किसानों के हों, महिलाओं के हों, नागरिकों के हों, सारे अधिकारों को छीन करके उनको एक तरह से गुलाम बना करके पूरे देश का संसाधन और दौलत 2-3 कॉर्पोरेटों के हाथों के हवाले करने का मकसद है। तो लोगों को समझना होगा, क्या वो इस मकसद को पूरा होने देंगे या अपने अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आपने अपने संबोधन में हम दो हमारे दो की बात कही, ये कौन दो लोग हैं? देखिए, हम दो हमारे दो तो मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा ये तो फैमिली प्लानिंग का नारा था। आज का नारा है वो दो और उनके दो। तो वो दो तो अंबानी और अदानी हैं, सबको मालूम है। किसान आंदोलन ने भी उनका नाम ले लेकर के विरोध किया कि उनके कहने पर ये कानून बनाए गए हैं। तो अगर उनके कहने पर किसान विरोधी कानून बनाए गए थे, आज उनके कहने पर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनके कहने पर 5G के ऑप्शन में अरबों खरबों का नुकसान हमारे देश को हुआ है। तो हम समझते हैं कि अगर वो दो हैं तो वो कौन से दो से अपना काम करवा रहे हैं, तो आप लोग समझिए और लोगों को बताइए। मैं एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की बात की, अपना 5G लॉन्च करने की बात, भारत की उस समय की बात है जब कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, भारत में सिर्फ BSNL गली गली तक लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाते थे। आज ये ज़माना रह गया है कि जिसने जो लुप्त टेलीकॉम कंपनियाँ थी वो दिखती नहीं थी, जो पहले दिख रही थी वो गायब है। आखिर में बोली लगी तो इसमें BSNL को मौका क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा? किसी भी पब्लिक सेक्टर को कहीं भी बोली लगाने का मौका नहीं दिया जा रहा। अगर केरला की सरकार चाहे कि किसी बिकने वाले पब्लिक सेक्टर के लिए बोली लगाए तो केरला सरकार को भी ये मौका नहीं दिया जा रहा। आपको समझना होगा, ये बोली लगाई जा रही है केवल 2 कंपनियों को सब कुछ देने के लिए। लेकिन क्या कारण रहा कि सिर्फ 2 ही कंपनियों को ऑफर मिल रहा है? क्योंकि सरकार ने ये फैसला कर लिया कि इन्हीं 2 कंपनियों को मिलेगा, तो उन्होंने कर दिया। आज ये जो बहुसंख्यकवाद है ये कई स्तरों पे काम कर रहा है। आपकी अगर 2/3 मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर तो आप जैसा चाहे कानून बना सकते हैं। अगर आपकी ऐसी मेजॉरिटी है कि आप तमाम संवैधानिक संस्थानों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर आपको पकड़ा जाएगा तो वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, आपका दोष क्या है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने का काम आपको करना पड़ेगा। एक अभी आपने हाल ही बयान दिया कि 3 पत्रकारों को फंसाया गया, हकीकत है उस पर क्या कहेंगे? ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया। यही कानून व्यवस्था चल रही है कि जिसने